17 एक कसमकास भरी रात, जोधपुर, राजस्थान, हवेली, किचन में इस वक्त साक्षी खाना बना रही थी और माही उसके साथ उसकी मदद कर रही थी। साक्षी सब्जियां काटते हुए बोली, और माही आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माही बोली, क्या चलना है भाभी, बस रेंग रही है और क्या, बोल वो मुस्कुरा दी। माही जो यहाँ ये कंफर्म करने के लिए रुकी थी कि ये शगुन सच में उसके यहाँ जा रहा है ना। माही कुछ पल रुक गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ाते हुए बोली, अच्छा भाभी एक बात पूछूं? साक्षी बोली, आप कब से परमिशन मांगने लगी? माही मुस्कुराकर बोली, नहीं भाभी, वो मैं पूछ रही थी ये वे हुकुम सा मान कैसे गए शादी के लिए? साक्षी माही को देख बोली, मानते कैसे नहीं, माँ की इच्छा थी, थोड़ा दबाव बनाया और मान गए हुकुम सा, बोल माही मुस्कुरा दी। माही दोबारा बोली, वैसे भाभी ये शगुन कब तक जाएगा? मुझे भी तो घर जाना होगा ना, बोल माही थोड़ा शर्मा रही थी। साक्षी माही के सर पर चपत लगा बोली, आप तो ऐसे शर्मा रही है जैसे शगुन आपके यहाँ जा रहा है, बोल वो कढ़ाई में जीरा डालती है। माही हैरानी से बोली, तो कहाँ जा रहा है शगुन और किससे शादी हो रही है हुकुम सा की? साक्षी सब्जी चलाते हुए बोली, वैदही मलिक, होने वाली हुकुम रानी सा, जिनका राज पूरे राजस्थान पर होगा। माही बेचारी की हालत तो ऐसे हो गई मानो किसी ने उसे मंडप में बिठा के बोल दिया हो कि तुम्हारा दूल्हा अब किसी और से शादी कर रहा है। माही के मुंह से अनायास ही निकला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? साक्षी माही से बोली, क्या कैसे हो सकता है माही? माही तो अब तक गुस्से से बौखला गई थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या और किसे बोल रही है और वो इसी गुस्से में बोल पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? वेद की वाइफ कोई और कैसे हो सकती है? कोई और कैसे? उसे तो सिर्फ मेरा होना था, फिर किसी वैदही मलिक का कैसे? मैं प्यार करती हूँ उससे, बचपन से करती हूँ, मैं ये शादी होने नहीं। पर तभी साक्षी ने माही के मुंह पर हाथ रख दिया। साक्षी माही को देख हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, आप क्या बोल रही है, आपको अंदाजा भी है? भूल से भी अगर ये बात घर में किसी को पता चली तो आप भूल जाएगा इस राजस्थान को, पर बड़ी माँ आपको यहाँ वापस कभी आने नहीं देंगी। माही को अब जाके होश आया कि वो क्या बोल रही थी। साक्षी माही के मुंह से हाथ हटा बोली, आपको पता नहीं है क्या माही? माही भौंहे चढ़ा बोली, क्या पता नहीं मुझे? साक्षी बोली, यही कि उन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। माही बस साक्षी को देख रही थी। साक्षी फिर से बोली, कल सगाई है दोनों की, अपने दिल से हुकुम सा को निकाल जरूर आइएगा, बोल साक्षी अपने काम में लग गई। रात का वक्त, वैदही इस समय छत के किनारे में बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द ढेर सारे चिप्स के पैकेट थे। आंखें फिर एक बार लाल थी। वैदही एक चिप्स के पैकेट को उठाती है और एक चाकू से उसका मर्डर कर देती है, मेरा मतलब है फाड़ देती है। वैदही चिप्स को खाते हुए उस चाकू को देख रही थी जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। कुछ सोचते हुए वैदही उस चाकू को अपनी कलाई के पास ले जाती है, पर फिर वापस पीछे कर लेती है। वैदही दूसरे पैकेट का भी मर्डर कर चिप्स खा रही थी। एक बार फिर वो उस चाकू को अपनी कलाई के पास ले जाती है, पर तभी किसी ने उसके हाथ से वो चाकू ले लिया। वैदही नजर उठा लाल आंखों से सामने देखती है जहां तमन्ना खड़ी थी और गुस्से से वैदही को घूर रही थी। तमन्ना वैदही को बाजू से पकड़ उठा जैसे ही थप्पड़ मारने को हाथ उठाती है, वैदही उसकी कलाई पकड़ बोली, सॉरी दीदू पर अभी नहीं, बोल वो तमन्ना की कलाई छोड़ छत के दूसरे किनारे चली गई। तमन्ना उस चाकू को वही साइड में फेंक वैदही के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वैदही सामने अंधेरे को देख बोली, दीदू
कल एंगेजमेंट है मेरी। तमन्ना भी सामने देख रूखे अंदाज में बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन वुड बी मिसेज वैदेही वेद ठाकुर। वैदेही थोड़ा पीछे की ओर टिल्ट हो तमन्ना के कंधे पर सर रख बोली, गुस्सा हो मुझसे दिदू। तमन्ना वैदेही के सर से अपना सर जोड़ बोली, तो तुझे लगता है मैं खुशियां मना रही हूँ? तू खुल के ना कोई बात बताती है ना अपने इमोशंस शो करती है। क्या करूं मैं तेरा? तमन्ना की बात सुन वैदेही मुस्कुरा दी, हालांकि इस स्माइल के पीछे का दर्द समझने वाला कोई नहीं था। वैदेही मुस्कुराकर बोली, दिदू आपको पता है ना कि मैं कभी किसी को अपने इमोशंस क्यों नहीं शो करती। तमन्ना, जिसकी आंखें हल्की नम हो गई थी, वो अपने आंसू छुपाते हुए बोली, हाँ क्योंकि तेरे बदले मैं रो लेती हूँ। तमन्ना की बात पर वैदेही हंसते हुए तमन्ना के गले लग गई। तमन्ना भी वैदेही को हग बैक कर रुंधे बोली, क्यों करती है तू ऐसा बच्चा? जब रोना आ रहा होता तो भी क्यों खुद को रोकती है? वैदेही यूं ही गले लगे बोली, मैं रो तो लूं दिदू, पर बाद में लोग उसका कारण पूछेंगे ना। तमन्ना उसे रोक बीच में बोली, और तुझे किसी को ये सब बताना नहीं होता है ना? वैदेही तमन्ना से अलग हो बोली, राइट दिदू, अब चलो सोना भी है। वैदेही की बात पर तमन्ना हाँ में सर हिला दी तो वैदेही बोली, वेट दिदू, मैं अपने चिप्स के पैकेट तो ले लूं। बोल वैदेही वापस उस किनारे में चली गई जहां उसके चिप्स थे। तमन्ना सर हिला खुद से बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद वैदेही अपने कमरे में बेड पर थी, दूसरी साइड तमन्ना भी थी जो सो चुकी थी, पर वैदेही की आंखों में नींद नहीं थी। आखिर होती भी कैसे इस कसमकस वाली रात के बाद जो सवेरा आएगा वो उसकी जिंदगी से उसकी सारी खुशियां जो छीन लेगा। कल से वेद का उस पे हक होगा और वैदेही का खुद पे जो हक था वो कम जाएगा, जो कि वैदेही कभी उन्हें नहीं देना चाहती थी। और ये हाल सिर्फ वैदेही का ही नहीं था, बल्कि वेद भी कुछ इसी हाल से गुजर रहा था। एक अंधेरे कमरे में जहां बस चांद की आती रोशनी थी। खिड़की के पास खड़े वेद की नीली आंखें इस रोशनी में चमक रही थी, पर चेहरा बिल्कुल सर्द। वेद की आंखों के सामने रह रहकर रूही का चेहरा आ रहा था। वेद को जब भी इस शादी का ख्याल आता उसके दिल में एक टीस सी उठती थी। उसने वादा किया था रूही से कि वो सिर्फ उसका ही होगा, पर क्या हो रहा है? उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर वैदेही से हो रही थी। वेद चाहता तो ये शादी रोक सकता था, इतनी पावर थी उसमें कि वो ये शादी रोक दे, ना माने लक्ष्मी जी की बात, छोड़ दे हुकुम सा की गद्दी पर। ना जाने ऐसा क्या था जो उसे ये शादी करने पर मजबूर कर रहा था। वेद वहां से पीछे मुड़ कमरे के सेंटर में गया जहां एक पियानो रखा था। वेद चेयर पर बैठ गया। उसने एक धुन बजानी शुरू की, साथ ही वो गाना भी शुरू करता है। अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राहें मेरी, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। वेद दोबारा से रुककर धुन बजाने लगता है। इस लिरिक्स के जरिए वो खुद को अपने इमोशंस बता रहा था, क्योंकि किसी दूसरे को उसने अपना कहना छोड़ दिया था। इस लिरिक्स को गाते हुए वेद को रूही का चेहरा याद आता है, हंसता खिलखिलाता चेहरा। वेद अपनी आंखें बंद कर धुन के साथ आगे गाता है। मेरी दुआओं में है मन्नत तेरी, तुझको पाए तू है आयत मेरी, जन्नत तू ही है तू होना ना दूर, अजमत है तुझसे तू है मेरा नूर, दिल की सलाखें कैद रखे है जैसे परिंदा कोई, हाँ कोई। वेद को इन शब्दों से एक टीस सी उठ रही थी। रूही का प्यार सच में उसके लिए एक ऐसा पिंजरा था जिसमें ये परिंदा खुद कैद होना चाहता था। अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राहें मेरी,
मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। इन लिरिक्स को गा वेद अपनी चेयर से उठ गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वेद वहां से बिना पलटे सीधे अपने कमरे में चला गया। वेद बेड पर तो था पर नींद उसकी भी आंखों से कोसों दूर थी। जब रिश्तों में इतनी खटतास है तो कैसे बंधेगा इनका ये रिश्ता। क्या कभी वेद रूही को भुलाकर वैदेही से प्यार कर पाएगा या फिर वैदेही को कैद करना हाई उसका लास्ट मोटिव है।